नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। न्यूज लाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अरुणाचल प्रदेश के मसले पर आज इस प्रोग्राम में हम लोग बातचीत करेंगे। किस तरीके से संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल हुआ या कांग्रेस की भाषा में कहें कि उसका गलत इस्तेमाल हुआ। इसी पसोपेश में कई सवाल उगे और इन सवालों के बाद कई चीजें जो है वो कोर्ट तक पहुंची। कोर्ट में पहुंचने के बाद मामला एक अलग रुख लेता हुआ नजर आया। इसी मसले को लेकर होगी बातचीत हमारे पैनलिस्ट के साथ आज के न्यूज लाइन में। तो आखिर ये कहने की नौबत क्यों आ गई कि साख पर संकट लग गया है? किसकी साख पर संकट लगा और किस जगह ये संकट दिख रहा है, इसी पर बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में उठे सियासी उठापटक की आवाज जैसे ही दिल्ली पहुंची, तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ चल रही थी, लेकिन अचानक आपसी खींचतान की शुरुआत हुई और सरकार गिर गई। फिर वही कहानी लिखी गई जो पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी कई बार लिखी जा चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की गई, सियासी बवाल और भी बढ़ गया। तकरीबन तमाम विपक्षी पार्टियों ने केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि केंद्र ने लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो वहीं राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यपाल को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर किन हालात में इमरजेंसी लगाई गई है। बताते चले कि संवैधानिक संकट की शुरुआत बीते साल तब हुई जब 60 सदस्यों वाली अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के 47 विधायकों में से 21 विधायकों ने अपनी ही पार्टी और मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत कर दी। इन विधायकों ने राज्य के डिप्टी स्पीकर को विधायक दल का नेता चुन लिया। बीजेपी के 11 विधायकों ने भी इसका समर्थन किया, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री नबाम टुकी की सरकार अल्पमत में आ गई और राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। बात अगर एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 1994 के सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनाए गए फैसले की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को पूरी तरह गलत बताया था। जाहिर है ये बात तो स्पष्ट करता है कि राजनीतिक संकट के बहाने अनुच्छेद 356 का बगैर किसी वजह के इस्तेमाल करना गलत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो न्यूज लाइन में आज बात होगी अरुणाचल प्रदेश की। जिस तरीके से इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जल्दबाजी में लगा, ऐसा कांग्रेस को लगता है, तो उसे लगता है इसके पीछे किसी और की नहीं, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की साजिश थी। दूसरी पार्टी को भी लगता है लोकतंत्र की हत्या हुई, लेकिन बीजेपी को लगता है या केंद्र सरकार को लगता है कि इसकी आवश्यकता थी। संवैधानिक संकट था और इसी वजह से यह मसला इस तरीके से सामने आया और राष्ट्रपति शासन भी लगा। इस तरीके के तमाम पहलू हैं जिनको लेकर बातचीत करना जरूरी है और यह स्पष्ट होना जरूरी है अभी कि आखिरकार इस बात का सच क्या है। क्यों राष्ट्रपति शासन लगा? क्या अनुच्छेद 356 जो है उसका गलत इस्तेमाल किया गया या ऐसी परिस्थिति में बस यही मुमकिन था और यही केंद्र सरकार ने किया? इस मसले को लेकर बातचीत होगी हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ शैलेंद्र जायसवाल साहब हैं बीजेपी से। जायसवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी हमारे साथ कांग्रेस से और इसी के साथ संदीप द्विवेदी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। अपने पैनल में इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि ये एक ऐसा मसला है जो अपने आप में बहुत संवेदनशील है, क्योंकि वर्तमान सरकार पर इसे लेकर कई आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले मेरा सवाल शैलेंद्र जायसवाल जी आपसे ही है। आपकी सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, क्या बुनियाद आप लोगों को ऐसी वहां दिखी? क्या चीजें समझ आई कि आपको लगा कि नहीं ये जरूरी है और इसको फौरन लगा देना चाहिए, इस पर कोई डिले भी आप लोग नहीं चाहते थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एक शब्द है, संवैधानिक जी, और उसी की व्याख्या अगर हम लोग करें तो संवैधानिक अस्थिरता राज्य के अंदर थी गत 2 महीनों से जी, और केंद्र ने उसका दुरुपयोग नहीं उपयोग किया है, क्योंकि अरुणाचल के अंदर एक चुनी हुई सरकार थी, उसकी जनता के प्रति एक जवाबदेही थी और जब उनके ही विधायक अपनी सरकार के खिलाफ जब खड़े हो जाते हैं तो अल्पमत में रहने वाली सरकार
संवैधानिक रूप से वहां के जनता के हितों के लिए कार्य करने में सक्षम साबित हो रही थी। और मैं बता दूं, केंद्र सरकार ने वहां के तत्कालीन गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर पिछले 2 महीने से गतिविधियों पर पूर्ण रूप से चिंतन और मनन करने के बाद यह निर्णय लिया है। यानी आपको भी दिन याद होगा 15-16 दिसंबर में जो घटनाएं घटी, जी जी जी, जिस प्रकार से वहां के मुख्यमंत्री ने, वहां के स्पीकर ने विधानसभा के अंदर ताले लगा दिए और जो विधायक उनके बागी थे उन्होंने भी, और पीपीए के कुछ विधायक, निर्दलीय विधायक और भाजपा के विधायकों ने जो मिलकर बैठक की, और उसके बाद जो हाई कोर्ट का घटनाक्रम था, गुवाहाटी हाई कोर्ट का, उस घटनाक्रम के बाद ये लगा कि सरकार अल्पमत में है और केंद्र को, चूंकि केंद्र एक फेडरल स्ट्रक्चर ढांचा में उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश की सरकार भी ठीक प्रकार से काम करे, जनता के हितों के लिए काम करे। और इसको विचार करके माननीय राष्ट्रपति महोदय को जो केंद्रीय कैबिनेट ने अपना एक सिफारिश भेजा था, उस पर विचार करके कल रात में ही ऐसा हुआ है। मैं समझता हूं यह न्यायोचित है, संवैधानिक है और प्रदेश हित में यह निर्णय लिया गया निर्णय है। शैलेंद्र जी, लेकिन ऐसा आपके विधायकों को क्या दिखा कि वो बागी विधायकों के साथ हो लिए, उनको समर्थन देने चले गए? ये अचानक से जो प्रेम है ये कैसे जाग गया? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात जरूर बताना चाहता हूं। आपका मैं एक शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया है। राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक पार्टियां जो करती हैं उनका उद्देश्य देश के, समाज के और जिस प्रांत और जिस प्रदेश के वो चुने हुए विधायक हैं जी जी, उनके प्रति उनकी जवाबदेही है जी। पहले उनके विधायकों ने बगावत की है, कांग्रेस के चुने हुए बागी विधायक, जी जी जी, और उनके बाद ये क्राइसिस शुरू हुआ है। तो सुगबुहाट तो चूंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे पास कोई मतलब अवसर मिला तो आपने सोचा इसे कैश करा, इस अवसर का लाभ कोई, मैं नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठाएगी। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं शैलेंद्र जी आपकी, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। उन्हें लगता है आपका कोई षड्यंत्र रखेगी। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के मौलाना आमिर रशादी मदनी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। मौलाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी से शैलेंद्र जायसवाल जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अनुच्छेद 356 को लेकर बातचीत चल रही है, विषय से आप वाकिफ ही होंगे। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लगा और फिर मामला कोर्ट में भी पहुंच गया, आपकी क्या राय इस पर? आपको क्या लगता है सरकार ने जो किया वो ठीक किया या इसके पीछे उसकी मंशा कुछ और है? देखिए, मैं इन तमाम चीजों को ये देखता हूँ कि इस मुल्क में जो भी सरकारें जी आजादी के बाद से आज तक हुई, इसका इन्होंने दुरुपयोग किया है जी, और मैं इसको सरकारी आतंकवाद समझता हूँ, चुने हुए विधायक को आतंकित करने के लिए। नहीं, ये आतंकित किसने किया है मौलाना साहब? ये केंद्र की जो सरकार है वही कर सकती है। आपको इसमें कांग्रेस के विधायकों की गलती नजर नहीं आती? आपको नहीं लगता कि उनका पक्ष ज्यादा ही कमजोर है, तो ऐसे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस अपॉर्चुनिटी को कैश करेगी? नहीं, देखिए मैं बता दूं कि जब आजकल जो भी बहस आपके चैनल पे या कहीं भी होती है, तो अगर किसी चोरी का मामला, घोटाले का मामला, बेईमानी का मामला, भ्रष्टाचार का मामला अगर कोई आता है, उसमें ये नहीं होता कि वो भ्रष्टाचारी है। वहाँ ये होता कि तुम बड़े हो मैं छोटा हूँ। जी जी जी, यानी ईमानदारी की बात नहीं होती। अब बीजेपी जब तक अपोजिशन में थी तो वो जो है इनको चोर कहती थी, घोटालेबाज कहती थी जी। आज कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे होंगे तो वो ये कह रहे हैं कि साहब आप बड़े हो। तो यहाँ बेईमानों की बात नहीं होती, ईमानदारी की बात नहीं होती, यहाँ बड़े और छोटे चोरों की बात होती है। मौलाना साहब, बीजेपी नेता जो हमारे साथ हैं इस वक्त, जायसवाल साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, जी कहें। जी जायसवाल जी, मैं बड़े अदब और लिहाज के साथ कहना चाहता हूँ मौलाना साहब, एक तो पहली बात, राजनीतिक आतंकवाद कोई शब्द नहीं है जी। आतंकवाद केवल आतंकवाद है, उसको राजनीतिक या नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग आतंकित करते हैं, डराते हैं, शायद आपने आतंकवाद है क्या? राजनीतिक गठजोड़ कह सकते हैं या एक अवसरवादी सरकार बनाने का प्रयास कह सकते हैं, क्योंकि ये हर एक दल का, मैं आपको बता दूं, बेईमानी करके, खरीदारी करके, कभी नहीं। खरीदारी होती तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगता। आपको और मौके मिलते अपने असंतुष्ट विधायकों को खरीदने का, अपने विधायकों को पटाने का, उनको समझाने का। जायसवाल जी, मौलाना साहब कह रहे हैं कि आपने ये काम झारखंड में भी किया, आपने वहां भी कुछ ऐसी स्थितियां कर दी थी। आप दूध के धुले नहीं है। नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं जो कांग्रेस की सरकार है उसने नहीं किया? आपका क्या ख्याल है? या अन्य जो चुनी हुई चुनिंदा सरकारों को, क्या देश के अंदर सैकड़ों बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो क्या वो संवैधानिक था?
और इस बार हमने नहीं, कोई मैंने कोई नई कहा चीज कर दी। कहा कि आजादी के बाद से चाहे संवैधानिक से लेकर के संवैधानिक मनमोहन सिंह कॉन्स्टिट्यूशनल जी तक, जो पावर है उसका अटल जी उपयोग से करके ही लेकर केंद्र के सरकार ने मोदी जी किया तक, है। और जी, जब जी। तक संवैधानिक ऐसे मौलाना साहब मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच कांग्रेस से हमारे साथ सुनील कुमार जी के इस्तेमाल करते हैं। जी मौलाना साहब आप बने रहिए, आपसे ये बातचीत जारी रहेगी। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सरकारी कुमार जी आशीर्वाद है। के। सुनील जी आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आप लोगों ने अपनी पार्टी या अपने जो समीकरण बन रहे थे उनको दरकिनार कर दिया, सारा ब्लेम गेम जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, ये ब्लेम गेम जो कर रहे हैं ये बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, बीजेपी की जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, ये सब वही कर रहे हैं। आप एक बात मान के चलिए, जो हमारे मुख्यमंत्री थे नबी तुकी जी, उन्होंने जब वो सरकार में थे तो उन्होंने पहले भी एक बात को डिस्क्लोज किया था, बाहर किया था कि जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो राज्यपाल जो है बीजेपी के एजेंट के तरीके से काम कर रहे हैं। जी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, तो उसमें उनकी भूमिका भी देखी जाती है। तो फिर ये कांग्रेस के बारे में भी कहा जाए कि जब वो सरकार में थी तो जहां जहां उसने गवर्नर्स बैठाए वो उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं, देखिए आप खुद जानते हैं गवर्नर का जो पद है बड़ा संवैधानिक पद है और वो सीधे तौर पर राष्ट्रपति को जवाब देते हैं। राष्ट्रपति को जवाब देते हैं। तो राष्ट्रपति साहब ने जो ये गवर्नर रूल जो हुआ है यहाँ पर अरुणाचल के अंदर, आप ये समझिए कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेपी के जो केंद्र में मंत्री हैं उन लोगों की सबकी एक, तो ये सारी तो आपको लगता है कि राष्ट्रपति तो आपके ही हैं? प्रणब मुखर्जी साहब किस पार्टी से जुड़े रहे सबसे ज्यादा? आपकी पार्टी से ही जुड़े रहे। देखिए, बहुत सोच विचार कर उन्होंने ये फैसला लिया होगा। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, प्रणब दा की बात नहीं है, ये कैबिनेट ने जो फैसला लिया है प्रणब दा ने उनको साइन किया है। तो इसमें और इतना जल्दी कैबिनेट को ये नहीं करना था, 2 दिन इतना जल्दी कैबिनेट को ये नहीं करना था, ये जल्दबाजी क्यों है? इस पर जो सवाल जवाब है वो बाकी पैनलिस्ट के साथ अभी जारी रहेंगे। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर रुक करते हैं अपने पैनल का। हमारे साथ शैलेंद्र जायसवाल जी बीजेपी से मौजूद हैं। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत शैलेंद्र जी आपका। सुनील कुमार जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। हमारे साथ आचार्य संतोष पांडे के अधिवक्ता थे सुप्रीम कोर्ट में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संदीप द्विवेदी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। प्रोफेसर ललन प्रसाद इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चैनल 1 न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर इरफान शेख भी इस दौरान हमारे साथ हैं। इरफान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमने बात की शैलेंद्र जी से कैसे उनकी पार्टी ने इस मसले को लेकर अपना पक्ष रखा, और वो कहते हैं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती तो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करेगी। इसमें कोई चौंकने वाली, हैरत वाली या कुछ ऐसा नहीं है जो अलग सी बात हो। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि ये एक षड्यंत्र है और ऐसा षड्यंत्र करना लोकतंत्र में जायज नहीं है। हमारे साथ संदीप द्विवेदी जी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, क्या परिस्थिति है और क्या ऐसी परिस्थिति में संभव हो सकता है? क्या आपको इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नजर आते हैं? देखिए, जहाँ तक अगर इस मसले को आप बहुत ध्यान से देखें और बहुत नजदीकी तौर पे देखें तो कांग्रेस के किस विधायकों का बीजेपी के विधायकों को अपने साथ मिलाना, तो ऑब्वियसली बीजेपी कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाह रही है क्योंकि वहां अस्थिरता आ रही है। अब इसमें अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर किसी स्टेट में अस्थिरता है तो उसमें स्थिरता लेके आए, अगर नहीं आ रही है तो वो राष्ट्रपति शासन लगाए। अब इसमें क्योंकि 21 एमएलएज हैं और टोटल इनके पास 42 एमएलएज थे, तो जो एक संविधान में एक जो नया अमेंडमेंट है उसके हिसाब से कि 1/3 से ज्यादा एमएलए अगर हैं तो वो दूसरी पार्टी को जाके समर्थन दे सकते हैं या अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। तो संवैधानिक तौर पर अगर देखिए तो ये बीजेपी के फेवर में जाके अपनी नई पार्टी बना के सरकार बनाना उनका एक सही मुद्दा है। इसमें एक चीज जो कांग्रेस जिस चीज पे बार बार विवाद कर रही है, अदर पार्टियां कर रही है कि ये बीजेपी ने बहुत जल्दी किया, जबकि बीजेपी का कहना है कि अस्थिरता पिछले 2 महीने से है। तो हो सकता है कि बीजेपी ने या वहां के राज्यपाल ने थोड़ा सा जल्दी इसलिए भी की हो कि कहीं जो एमएलए हैं उनकी खरीद फरोख्त ना हो। हो सकता है अगर ये जो संसद सत्र उन्होंने 1 महीने पहले, विधानसभा सत्र जो 1 महीने पहले बुलाया, अगर 1 महीने का टाइम मिल गया होता तो कांग्रेस अपने असंतुष्ट विधायकों को वापस अपनी पार्टी में बुला लेती और ये अस्थिरता नहीं आती है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति जी के अगर रोल को देखो तो राष्ट्रपति मुझे लगता है कि हमारा ये सौभाग्य कि हमें बहुत सुलझे हुए दिमाग के राष्ट्रपति जी मिले हैं। और प्रणब मुखर्जी भले ही वो कांग्रेस से रहे, उन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत कांग्रेस को समय दिया है, लेकिन उनके निर्णय कांग्रेस या बीजेपी के फेवर में नहीं होते, वो हमेशा राष्ट्र हित में होते हैं। और प्रणब जी ने अगर उस पर मोहर लगाई है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर चारों तरीके से अच्छे तरीके से सोच विचार करने। संदीप जी, मेरा भी कहना है कि अगर वो मोहर लगा रहे हैं और उनकी पार्टी के इतने वरिष्ठ सदस्य रखे गए, उनके बारे में संकट मोचक उन्हें कहा जाता था कांग्रेस में एक समय पर, तो अगर वो इस चीज की अनुमति दे रहे हैं, अप्रूवल दे रहे हैं, तो फिर भी कांग्रेस को आपत्ति है। लेकिन इसमें एक चीज और है, कांग्रेस या विपक्षी अगर आप पिछला 6 महीने का 1 साल का रिकॉर्ड देखिए, ट्रैक देखिए, तो आज विरोधी पार्टियां बीजेपी को कोई भी मुद्दा हो, उनका अच्छा हो या बुरा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ मिलके घेरना चाहती हैं। या तो उन्हें ये घबराहट है कि अगर मोदी जी ने 5 साल अच्छे से काम किया तो हो सकता है उनके लिए दोबारा से सत्ता में आना या सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाए। और या हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के अपने आप को फ्रंट पे लेके आना। लेकिन इस केस में तो कांग्रेस का एलिगेशन ये कि ये लोग हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वहां हमारी गवर्नमेंट थी। नहीं, कांग्रेस इन्होंने सीन चेंज कर दिया। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि कांग्रेस की जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनका कांग्रेस पार्टी छोड़ना आज बहुत बड़ा चैलेंज है। चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे आप अभी यूपी में देखिए, यूपी में भी इसी तरह से उठापटक चल रही है, बिहार में भी यही हुआ। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह के विरोध की नीतियां अपना रही है। और कांग्रेस को एक बहुत बड़ी घबराहट ये है कि कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व खतरे में ना आ जाए। इस बात पे मैं कांग्रेस के बारे में कहूंगा, आप ठीक है, आप कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई घबराहट नहीं है। देश की जनता देख रही है कि मोदी सरकार क्या कर रही है देश के अंदर, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनील जी, आपका जो एलिगेशन है, फिर तो वो राष्ट्रपति जी पर भी सवाल उठना एक तरीके से मुझे लगता है। हमारा जो एलिगेशन है, वो एलिगेशन जो है हमारा, जो केंद्र में सरकार है, उन्होंने इतनी जल्दी क्यों, मैं बताता हूं उसको जी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में इस समय सरकार में है। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मुझे लगता है इस देश में सबका विकास और सबका साथ कांग्रेस पार्टी को राज नहीं आ रहा है। देखिए देश की जनता देख रही है, देश की जनता जानती है कि मोदी जी कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार धरातल पर खो चुकी है। वो मोदी जी को जान रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का जनाधार धरातल से उतर चुका है। जनता में विश्वास अगर होता तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी के विधायक अरुणाचल में बागी नहीं होते और राज्यपाल आप महोदय को जो
इस विकट परिस्थितियों में केंद्र के पास एक रिपोर्ट भेजनी पड़ी, वो न भेजना पड़ना। मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जी, विधानसभा को किस प्रकार से बंद कर दिया जाता है, विधायकों को वहां जाने नहीं दिया जाता है, और जो उनके बागी विधायक हैं उनमें से 14 की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अरे मेरे विधायक हैं, मेरे संभालने में नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, वहां के मुख्यमंत्री के जो एरोगेंसी है, मैं कहना चाहता हूं तो कि साहब आपके विधायक आपके साथ नहीं है, आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। बिल्कुल। और उसके बाद सदस्यता बहाल होती है, उनका डिप्टी स्पीकर जो कांग्रेस का है वो बहाल करता है। आपने क्या मजाक बना रखा है, एक बार आप उनकी सदस्यता समाप्त करते हैं, फिर बहाल करते हैं, फिर उनको विधानसभा जाने से रोकते हैं, और जब वो मिलकर के कहीं अलायंस करते हैं तो आप कहते हैं ये गेम हो गया, साजिश है। हाँ, बिल्कुल, और ये तो जनता के साथ विश्वास है। संदीप जी इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी की बात मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की घबराहट यहाँ कैसे दिख रही है। कांग्रेस अगर आप देखिए तो एक भारत की सबसे बड़ी पार्टी रही है और हमारी फ्रीडम के बाद सबसे बड़े तौर पे इन्होंने राज भी किया है। दूसरा, इन सबसे ज्यादा मायने रखता है कि कांग्रेस अगर आप देखिए तो गांधी के विचारधारा वाली एक पार्टी रही है। नेहरू ने कहीं ना कहीं इसको सींचा है और इंदिरा जी ने इसको मेहनत करके बड़ा किया है। इन अगर सब चीजों को देखिए तो आज छोटे छोटे मुद्दों पे राजनीति करना, आप लैंड बिल को फाड़ देना, आपका दादरी जाना, आपका हैदराबाद जाना, लेकिन मालदा जैसे मुद्दों पे आपका कुछ ना बोलना, या इवन आपका न्यू ईयर की विशेष देना लेकिन अदर इशूज पे नहीं बोलना, सैनिक शहीद होते हैं उनके बारे में 2 शब्द ना कहना। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टियों के मुद्दे होते हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियों की रणनीति होती है, आज कांग्रेस कहीं ना कहीं उनके साथ कंपटीशन कर रही है। और ये जो दौर कांग्रेस के लिए है, ये बहुत संकट का दौर है। मुझे लगता है कांग्रेस आज भी मैच्योर तरीके से और उसी नीति से उसी तौर पे राजनीति करे जिस तरीके से कभी इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने या बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी इस बीच प्रोफेसर ललन कुमार हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, आपको भी यही लगता है जो संदीप जी इस बात को कह रहे हैं कि बहुत मैच्योरिटी से वो बिहेव नहीं कर रही है? हाँ, देखिए ये तो बात ठीक है। संवैधानिक रूप से तो इसमें जो भी हुआ कोई गलत नहीं हुआ। सरकार कोई अधिकार है, अगर किसी राज्य में इंस्टेबिलिटी हो जाए तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जी, इस केस में एक विशेष बात जो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए बहुत थिन मेजॉरिटी थी कांग्रेस की। अच्छा, उसके बावजूद भी वो अपने एमएलएस को संभाल नहीं पाए, और जब आप अपने एमएलएस को ही नहीं संभाल पाए तो आप कैसे शासन करेंगे। और इसके पहले ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं कांग्रेस के समय में भी, जब कांग्रेस ने और गवर्नमेंट्स को टॉपल कर दिया, और इसी तरह की सिचुएशन पैदा होगी, कुछ 2-4 लोग इधर उधर हो गए। पहले ये कानून नहीं था कि 1/3 कम से कम जाए तभी जाकर वो पार्टी बना सकते हैं। जी जी। और उसमें 2-4 लोग भी चले जाते थे। तो अब ये जो कानून बन चुका है कि 1/3 कम से कम हो तभी पार्टी बदल सकते हैं, तो इससे बड़ी स्टेबिलिटी आ गई। अब यहाँ तो दुखद बात ये है कि इतने अधिक लोग इनके एमएलए इनका साथ छोड़ गए, ये स्वयं सरकार चलाने में असमर्थ हो गए। अब वही बात होगी जैसे संदीप जी ने ठीक कहा कि वो खरीद फरोख्त होगी और इसलिए इन लोगों को बंद करके रखा था, और फिर वहाँ से निकल के भागे हैं कुछ लोग, और जो तमाशा हुआ है ऐसे पहले कई स्टेट्स में हो चुका है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कुछ लगाम लगना चाहिए, कुछ ऐसा प्रोविजन गवर्नमेंट को आगे करना चाहिए। आपके हिसाब से जो केंद्र ने यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की जो सिफारिश की वो ठीक है? हाँ ठीक है, जो कि संविधान के हिसाब से तो राष्ट्रपति ने जो निर्णय किया वो संविधान का निर्णय आपके पास भी। जी, जब कैबिनेट रिकमेंड करती है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति के सामने कोई और विकल्प नहीं रहता, कोई और वो भी जबकि संविधान के अंतर्गत वो स्टेप लिया गया है। जी जी। अगर संविधान के बाहर कोई स्टेप लिया जाए उस वक्त तो राष्ट्रपति रोक सकते हैं। हाँ। लेकिन जब संविधान के अंदर ये प्रोविजन है कि किसी स्टेट में इनस्टेबिलिटी है और कैबिनेट कहती है कि हाँ यार इनस्टेबिलिटी है, उन्होंने जांच करा के देख लिया, सब कर लिया, तो इस वक्त तो कांग्रेस का ये कहना है कि उन्होंने जबरदस्ती हमें हटाया जा रहा है यहाँ से, ये हमें उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। इरफान शेख इस बीच हमारे साथ हैं, चैनल 1 न्यूज़ के पॉलिटिकल एडिटर हैं। इरफान शेख, आपका क्या नजरिया इस पर? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जिन लोगों को चुन के लाया गया है उन्हीं एमएलएज में से एक मैंडेट होना चाहिए, जिनको चाहे किसी भी पार्टी का वो मिलकर के एक गवर्नमेंट फॉर्म करें, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल का मतलब ये हो गया कि नॉर्थ ईस्ट शुरू से ही बहुत नेग्लेक्टेड है। जितनी भी इंसर्जेंसी के मूवमेंट है आप नॉर्थ ईस्ट के सारे देख लें, उन इलाकों में जॉब्स नहीं है, यूथ परेशान है, बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि हर बार किसी भी जगह को आप जम्मू कश्मीर। लेकिन इरफान शेख, आपको लगता है कि इन हालातों में वहां सरकार बनाने की कोई स्थिति बची थी?
कोशिश करना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दिया है कि गवर्नर के जो काउंसिल हैं उन्होंने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, इतनी जल्दबाजी क्यों की। वैसे भी 1 फरवरी को ये सारी चीजें दोबारा आएंगी हियरिंग पे, तो फिर देखा जाएगा कि क्या कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है इसको काफी अहमियत दिया जाना चाहिए और हमें उस एंगल से भी देखना चाहिए कि सेंटर से ये बात क्यों। लेकिन ये स्थिति एक बैग तो नहीं पैदा हुई, स्थिति तो काफी दिनों से चल रही है, काफी दिनों से चल रही है। बिल्कुल। इसलिए इस बीच हमारे साथ आचार्य संतोष पांडे जी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील के। संतोष पांडे जी, आपके हिसाब से क्या परिस्थिति है इस वक्त, क्योंकि आप कोर्ट के मसलों को बेहतर समझते हैं, उन पेचीदगियों को, उन चीजों को जो वहां पर होती है, आपको लगता है कि इसमें कोई भी पार्टी अगर जाती है कोर्ट में, कोर्ट का रुख करती है, क्या डिसीजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं आपसे ये नहीं कह रही क्या फैसला आएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कहां आपको लगता है कि दोनों पक्षों में से किसकी कमियां ज्यादा है, किसका वीक लगता है आपको मामला? इसमें मुख्य बातें हैं संवैधानिक प्रोविजन की, जो संविधान के अनुसार है उसके अनुसार वर्तमान गवर्नमेंट ने ये सारे कदम उठाए हैं जी। इसकी ज़्यादा इंटरप्रिटेशन और विस्तृत रूप से सुप्रीम कोर्ट करेगा, इस विषय में और ज़्यादा हमें कुछ नहीं कहना जी। इस वक्त हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं कांग्रेस से। सुनील जी, आपको लेकर बाकी आपने सुना, हमारे जो सभी पैनलिस्ट हैं उनका एक स्वर में कुछ ऐसा ही नजरिया लगता है कि कहीं कोई गलती नजर नहीं आती ऐसी केंद्र सरकार की, तो फिर ब्लेम गेम करना और उसे भी इस हद तक करना कि आप कोर्ट पहुंच जाते हैं। नहीं, देखिए, कोर्ट जाना कोई हमारा, ये तो सबका अधिकार है। अगर हमें कुछ बात गलत लग रही है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, ये तो सब जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात, हमारा ब्लेम सिर्फ इतना है कि हम चाहते थे कि आप थोड़ा समय रखें। आपने तो एक दिन पहले ही कर दिया ये सब कुछ। पर ये 24 आवर्स में तो नहीं हुआ। 24 देखिए, ये तो टाइम टेकन प्रोसेस है, इतना समय बीता है। नहीं, बच्चों वाली बात नहीं, सुनिए मेरी बात। देखिए, ये सारी चीजें जो है प्लानिंग से हो रही थी, इसमें जो है गवर्नर साहब का, इनका सबका इन्वॉल्वमेंट था, तो इसलिए हम लोग कोर्ट गए। तो सुनील जी, फिर हम लोग ये मान लें कि 2013 में जब झारखंड में ऐसा ही हुआ था और केंद्र में आप लोगों की सरकार थी, तब आप लोगों ने भी साजिश रची, आप लोगों ने भी वहां संबंध खराब करवा दिए। देखिए, हमारा उससे कोई साजिश का कोई वो नहीं है। हमारा सीधा सिर्फ हमारा अपना जो मतलब है वो इतना है कि हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट में जाके 1 तारीख को जो भी कोर्ट निर्णय लेगा उस पर हम सब। इसमें बन्ना जी, एक चीज मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा। इसमें जो कोर्ट में जाने के पीछे विवाद है वो बेसिकली जो इन्होंने 14 विधायकों को निलंबित किया है कांग्रेस ने, वही मेन पेचीदगी है। क्योंकि राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया है वो 21 विधायकों को जोड़ के लगाया गया है, जबकि कांग्रेस जो अपना विश्वास मत हासिल करना चाह रही है वो 14 विधायकों को निलंबित करने के बाद प्लस जो 5 निर्दलीय विधायक हैं उनको अपनी पार्टी में मिला के विश्वास मत देना चाह रही है। लेकिन अब इसमें एक चीज ये है कि देखने वाली चीज ये कि क्योंकि 21 एमएलए जा रहे हैं, अगर हम केवल 14 विधायक की बात करें तो कांग्रेस अपनी जगह सही है, वो निलंबित कर सकती है। लेकिन अगर 21 विधायक जा रहे हैं तो कांग्रेस के पास कोई राइट नहीं है कि उनको निलंबित करे। और कोर्ट को जो डिसीजन लेना है वो इसी बेस पे लेना है। मुझे लगता है इसमें जो लीगल पेचीदगी है बीजेपी ने बहुत बारीकी से ध्यान दी होंगी और तभी उन्होंने डिसीजन लिया होगा। वरना प्रणब मुखर्जी जी ऐसे मुद्दों पे अधिकांश कई बार होम मिनिस्ट्री को फाइल वापस भेज चुके हैं। लेकिन संदीप जी, जैसा सुनील जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इससे आपत्ति नहीं है कि इन्होंने ऐसा किया, हमें मसला ये है कि इन्होंने इतनी जल्दबाजी में क्यों किया। हमारे पास जो अपने विधायकों को कन्विंस करने का या वापस उनको रिकॉल करने का जो समय था वो हमें नहीं मिला। मौलाना साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौलाना आमिर रशादी मदनी, जो कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष भी है। मौलाना साहब, आपको भी लगता है, क्योंकि हमारे पैनलिस्ट बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि नीयत खराब है, ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज है, फायदा उठाएंगी, लेकिन अस्थिरता हुई तो उसके विकल्प के तौर पर राष्ट्रपति शासन वहां लगा। देखिए, जहां तक नियत का मामला है उसमें एक बहुत अहम बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला था, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है सरकार से जी कि जब वो मामला हमारे पास था तो इतनी जल्दी क्यों थी। लिहाजा में नियत अगर खराब नहीं है तो नीति खराब है। शैलेंद्र जी, अगर नियत ठीक है आप लोगों की तो नीति ठीक नहीं है। और बहुत सही बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप लोगों ने इतनी जल्दबाजी क्यों की, हमारे पास मामला था, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्या थी कि आप लोगों ने फटाफट से ये अप्रूवल लिया और फिर वहां लागू किया। मैं मौलाना साहब को करेक्ट करना चाहूं, नियत और नीति दोनों केंद्र सरकार की ठीक है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं संवैधानिक पीठ के पास लंबित हैं और मैं समझता हूं कि जो घटनाक्रम अरुणाचल में 15 दिसंबर 16 दिसंबर से चल रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा जितने भी अपॉर्चुनिटी यानी अवसर लेने चाहिए सरकार बनाने के लिए, यानी 14 विधायकों का निलंबन स्पीकर द्वारा जी, फिर उनका 14 विधायकों का डिप्टी स्पीकर द्वारा बहाली,
फिर सदन के अंदर बहुमत साबित करने का प्रयास जी, और वो बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं। ये तो मैंने नहीं कहा कि आप बहुमत साबित करने, सुनील जी जब बहुमत साबित ही नहीं कर पा रहे तो फिर क्या किया जाएगा? फिर तो एक्शन सारे नहीं होगा ना। सारे अवसर कांग्रेस के, ये कहते हैं कि यहाँ पर बैठकर कि अवसर दिया गया नहीं दिया, हमने नहीं दिया। देखिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर, एक अधिकार थे वहां सरकार चलाने का, आपने विधानसभा के फ्लोर पर अवसर प्राप्त किए और 2 महीने से आप कोशिश कर रहे थे। नहीं, कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा के विधायकों ने आपको वो अवसर नहीं दिए जी। हमारे विधायक हमारे साथ थे। दूसरा ऐसा नहीं है, क्या आप अरुणाचल को उनके भुखमरी, उनके बेरोजगारी, उनके मुद्दों के साथ छोड़ देना चाहते हैं? आप सुनिए पहले, केंद्र सुन की लीजिए जयसवाल जी, सुन लीजिए, मैं सुनूंगा अभी। जयसवाल जी देखिए, नबी तुकी जी पहले ही कह चुके थे कि यहाँ पर जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनकी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से इन्वॉल्वमेंट थी। नहीं, मैं तो आपसे इतना जल्दी इनको नहीं करना था, हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही। लेकिन जल्दबाजी तो को फिर कब करते हैं आपके हिसाब से? फिर कब करते हैं? हम ये इंतजार करते हैं। ऐसा नहीं है। प्रोफेसर साहब भी इसमें कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं जयसवाल साहब। मैं एक बात कहना, मौलाना साहब भी कुछ कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब मैं आती हूँ आपके पास, मौलाना साहब की स्टेटमेंट सुन लेते हैं। जी आप कहें। वंदना, मैं ये कह रहा था कि जी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार ने नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक या अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के मोदी जी तक, जी, ये सारी सरकारें हमेशा इन्होंने अपने मकसद के लिए इस आर्टिकल का फायदा उठाया है, इसका इस्तेमाल किया है। मतलब आप कह रहे हैं कि संविधान का आर्टिकल 356 जो है उसका मिसयूज हुआ है, सरकारों ने किया है ऐसा? मिसयूज हुआ हमेशा। जनता की चुनी हुई सरकार इन्होंने बिहार में किया, बीजेपी ने इससे, आपको याद होगा 2003 में लालू वगैरह की सरकार थी। जी जी जी। इससे पहले इन्होंने झारखंड में कई जगह पर किया और खरीदारी की कोशिश की। आपने अभी बिहार में जब नीतीश जी ने इस्तीफा दिया, अरे ये और मांझी जी की सरकार का मामला आया जी, तो क्या हुआ? बीजेपी ने क्या काम किया? ये दोनों दूध के धुले हुए नहीं है, दोनों जो है नीति और नियत दोनों की खराब है और इन्होंने आपस में ये तय कर रखा है, एक सेकुलरिज्म के नाम पर बेवकूफ बना। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पार्टियों का यही मकसद है, अस्थिरता लाई जाए और फिर वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर राष्ट्रपति शासन लगा दें। आप लोग मिसयूज करते हैं संविधान की उस ताकत का जिसका इस्तेमाल असल में सही दिशा में होना था। ये मौलाना साहब कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब आपको भी ऐसे ही लगता है आर्टिकल 356 का मिसयूज होता है? वंदना जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें नीति और नियत का कोई सवाल नहीं है। राजनीतिक पार्टियां हमेशा से ऐसा करती आ रही हैं, ये कोई नई बात नहीं हुई है। नंबर एक बात, नहीं मौलाना साहब मेरी बात भी सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुन लिया। देखिए संविधान में प्रोविजन है कि आप किसी स्टेट को अनस्टेबल नहीं कर सकते। अगर किसी स्टेट में इनस्टेबिलिटी आती है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस केस में 2 महीने का वक्त लग चुका है, ये कोई ऐसा एक दिन का केस नहीं है कि एक बैग बीजेपी ने या सरकार ने कोई फैसला कर दिया। 2 महीने से जहाँ अस्थिरता चल रही है उसको और कितने दिन आप आगे ले जाएंगे? तो जनता का भी मौलाना साहब अरुणाचल प्रदेश खासकर बड़ा सेंसिटिव है और चाइना के उसको लेकर बड़े इश्यूज हैं, तो वहां पर किसी भी तरीके का अनस्टेबल माहौल तो बर्दाश्त के काबिल भी नहीं है। और वहाँ इस तरह की अस्थिरता कितने दिन तक बर्दाश्त की जा सकती है? मैं समझता हूँ सरकार ने जो कदम लिए हैं वो ठीक लिए हैं, इसमें नियत और नियत का कोई सवाल नहीं उठता। मौलाना साहब की बातों का मैं जरा, मौलाना साहब आपको मैं यहां कनेक्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध रूप से एक राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रहित में जो निर्णय होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल की धारा 356 आज से नहीं, ये पिछले 67 वर्षों से सैकड़ों बार इम्पोज की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार नहीं किया है। 356 में 44 बार संशोधन हो चुके हैं और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसका मताधिकार केंद्र की सरकार अपने जैसा सुन लेते। मौलाना साहब कुछ और भी आरोप लगा रहे हैं, अनैतिक और नीति और ये तो संवैधानिक एक राइट था हमारा, उसमें सरकार। मैं मौलाना साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी मौलाना साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर ललन प्रसाद जी के, वो आपसे सीधे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी प्रोफेसर साहब। मौलाना साहब ये बात बताइए, एक चुनी हुई सरकार है, अगर वो चुनी हुई सरकार समझती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो पहले उसको अपनी जनता के सामने जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है?
वो सीधे कोर्ट में चले गए। ये ठीक है, कोर्ट में जाना उनका अधिकार है, कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जब आपके अपने विधायक आपके साथ नहीं है, फिर आप कैसे इस तरह की बातें क्लेम कर सकते हैं? इसका क्या जवाब है आपका? जनता छोटी छोटी बात पर कांग्रेस नहीं, छोटी छोटी बात पर तो कांग्रेस चली जाती है। हैदराबाद में कोई केस हुआ तो वहां पर राहुल जी पहुंच गए, और कहीं छोटी सी घटना हुई तो वहां पहुंच गए। आपके प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो रही है, आपके 14 एमएलए छोड़ के आपको भाग रहे हैं, आप अपनी जनता को तो कन्विंस कीजिए। देखिए, जनता हमारे साथ कन्विंस थी, आपको बता देता हूँ ललन जी, एक सेकंड। देखिए वो एमएलए भी जनता का प्रतिनिधि है, ऐसा नहीं है, एमएलए भी जनता का प्रतिनिधि है। यहाँ पर सिर्फ इतनी है, देखिए बात इतनी है कि आपको बहुत जल्दी वहाँ पर ये सब कुछ करना था, इसलिए आपने इसको करके दिया, क्योंकि सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी की है, इसलिए 26 तारीख को पहुंच करके माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी कन्विंस करती हैं। देखिए, उनको तरह तरह की बातें बताती हैं। राष्ट्रपति जी अपना महामहिम है। संदीप जी भी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं है। जल्दबाजी को लेकर मैं आपकी एक क्लियरिटी कर दूं कि ऐसा नहीं है कि इस केस में बहुत ज्यादा जल्दबाजी की गई, क्योंकि मौलाना साहब मैं आऊंगी आपके पास। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को था। अगर बीजेपी को जल्दबाजी करनी होती तो एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले लगा चुकी होती राष्ट्रपति शासन, लेकिन उन्होंने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई। गणतंत्र दिवस खत्म होने के बाद तब डिसीजन लिया। इसमें जल्दबाजी थी, और जल्दबाजी के अंदर प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे मसलों पर राहुल जी इधर उधर पहुंच जाते हैं, यहाँ इतना बड़ा मसला था क्यों नहीं गए? अगर राहुल जी अगर देश में जा रहे हैं तो वो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं, ऐसे मसलों पर क्यों नहीं गए? अगर हम कहीं जाते हैं, हमारे क्या ऐसा है कि उनकी भी बात नहीं सुनी जाती? करना हो तो राहुल गांधी, देखिए देश में अगर दलितों को दलित करना है तो राहुल गांधी, अगर आप देश में केवल दिखावे के लिए अमेठी में जाकर किसी के भोजन करना हो तो राहुल गांधी, हर समय बाहर रहते हैं, हर समय देश यात्रा पे रहते हैं। जयसवाल साहब, आपकी सरकार पे भी एलिगेशन लगते रहे हैं, कभी सीबीआई का मिसयूज करते हैं आप लोग, कभी किसी और चीज का मिसयूज करते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप लोग हत्यारे बन गए, लोकतंत्र आपको बर्दाश्त नहीं। अभी हमको आए हुए 18-19 महीने पूरे हुए हैं। जेडीयू भी ये कह रही है कि इन लोगों को बर्दाश्त नहीं किसी और प्रदेश में किसी और की सरकार, मुश्किल से 2 साल हुए हैं। खत्म कर देना चाहते हैं विपक्ष। आप अगर आप आदरणीय मोदी जी के पर्सपेक्टिव में अगर बात करना चाहती हैं, मेरी सरकार के संदर्भ में बात करना चाहती हैं, तो हमको आए हुए कुल 2 साल अभी पूरे नहीं हुए। नहीं, 2 साल में इतने सारे आरोप हैं। प्रधानमंत्री साहब है, 2 साल में तो पूरे देश में बाहर रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर से देश की गरिमा का एक उच्च स्थान। सुनील जी, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के जो हेड हैं, जो आला कमांड है, उनको जाना चाहिए था इस मसले पर वहां कन्विंस करने को? देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमारे जो निर्णय होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक हम लोग अच्छे से बैठकर उस पर विचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विचार एकदम से हो जाता है। संजय जी, इसमें एक विकल्प क्या ये नहीं था कि अगर आपकी पार्टी को आपत्ति थी तो कोर्ट जाने से पहले एक बार राष्ट्रपति जी से देखिए, समय नहीं था, इसलिए समय क्यों नहीं था? कोर्ट में जाने का समय था, राष्ट्रपति जी आपको नहीं बुलाते। आपकी सरकार ने जितनी जल्दी से इसको निर्णय लिया, उतना समय नहीं था। इरफान शेख, आपको भी लगता है बहुत जल्दबाजी हुई? समय था ही नहीं कांग्रेस के पास, कहीं बातचीत करने का समय नहीं था। ना तो वो अपने विधायकों से बात कर पाई, ना स्टेट में बात कर पाई, ना वो राष्ट्रपति साहब से एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात कर पाई। आपको लगता है वाकई में उनके पास टाइम नहीं था? नहीं, कम्युनिकेट करने में तो तुकी साहब चूक गए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी उनसे एक्सक्लूसिव बात हुई थी, उन्होंने कुछ एक हिंट तो दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे चूक सोनिया गांधी से या राहुल जी से, दोनों में से किसी से हुआ जरूर है, क्योंकि वो सेंस नहीं कर पाए उस ट्रबल स्टेट में इतना सब कुछ हंगामा हो रहा था, और उसको वो रेक्टिफाई नहीं कर पाए, जिसका अंजाम आप सबके सामने। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट में रेज करना चाहूंगा कि जो मैसिव प्रॉब्लम है यहाँ पे जॉबलेसनेस का, और ज्यादातर जो बच्चे हैं वहाँ पे वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स लेते हैं वो लोग, और काम नहीं है वहाँ पे, और बॉर्डर्स में वो जाते हैं जहाँ वो ट्राइबल इलाका भी है जहाँ पे बहुत मैसिव एक देखा नहीं आपने? जी, तो इस इशू को अब एड्रेस करना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अब वहाँ पे वो देख रहे प्रेसिडेंट्स रूल है, तो ये तो बात की स्थिति हुई कि अब वहाँ पे कौन से इश्यूज है जो चैलेंजेस की तरह होंगे। जी, लेकिन आपको भी लगता है कि जल्दबाजी हुई है या नहीं, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। या आपको लगता है कि कांग्रेस एट फॉल्ट है इस पूरी सिचुएशन में? कांग्रेस इज एट फॉल्ट, जल्दबाजी मेरे ख्याल से नहीं हुई है वहाँ पे। एक अपनी जगह सही है और बिल्कुल सही है। जी, सुनील जी, आपने सुना हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि गलती तो है आप लोगों की, सेंस नहीं कर पाए आप सिचुएशन का ट्रबल। गलती इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आप अगर यही बात अगर 2 दिन बाद भी कर सकते थे, इतना जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए था। और जब हमारी सरकार 14 जनवरी तक सब चीज रोक लेनी चाहिए। 1.5 महीने की एक्सरसाइज आपके कांग्रेस पार्टी ने किया है
क्या 1.5 महीने में आप अपने मुख्यमंत्री और अपने विधायकों को समझा नहीं पाए और आप हम पे ब्लेम कर रहे हैं? आप राष्ट्रपति महोदय के पास परेड करा सकते थे अगर विधायक आपके साथ थे तो। क्या पहले नहीं हुआ? बसों में लाद कर लोग लाए गए, एरोप्लेन से, स्पेशल प्लेन से लोग लाए गए, राष्ट्रपति महोदय के पास परेड हुई। आपने संवैधानिक, अरे भाई कांग्रेस के पास अब पैसा नहीं है, सरकार से बाहर है, कैसे लाएगी? अरुणाचल कांग्रेस पार्टी के पास जो है हेराल्ड घोटाला करने के लिए पैसा है, देश के अंदर करोड़ों का गबन करने के लिए पैसा है, अपनी सरकार बचाने के लिए अगर कोई उपाय हो सके उसके लिए पैसा नहीं है। आप जानते हैं कि वो नो प्रॉफिट की कंपनी हेराल्ड का घोटाला आप नहीं कर सकते उसमें। नो प्रॉफिट नहीं है, इसमें प्रॉफिट का नहीं है कुछ। वो मामला कोर्ट में है, हेराल्ड में कभी और बात करेंगे, लेकिन आज मसला ये मौलाना साहब इसका क्या मतलब है? कहना चाहता हूँ कांग्रेस की सबसे बड़ी जो समस्या है, सुन लेते हैं जायसवाल जी, मौलाना साहब को भी सुन लेते हैं जी। बोलिए। कांग्रेस बिल्कुल फेल हुई है अपने विधायकों को बचाने में। yes, जी right. लेकिन जी एक अहम बात यह है कि जब गवर्नर जो होता है, क्योंकि वो मौजूदा केंद्र सरकार का एक हिस्सा होता है जी, जब सरकार गिरानी होती है तो 2 दिन का टाइम देता है बहुमत साबित करने के लिए जी जी, और जब सरकार चलवानी होती है तो महीने 2 महीने का देता है ताकि खरीदो फरोख्त हो सके। ये जो संवैधानिक बेईमानी होती है, ये इस पर कदम लगना चाहिए, इसको रोकथाम इस पर लगनी चाहिए। और ये सारी सरकारें जो प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है मौलाना साहब ने बहुत वाजिब एक मुद्दा उठाया कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है, कभी इसका बहुत कम हो जाना और कभी इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ये गवर्नर के अपने एक परसेप्शन पे भी निर्भर करता है कि वो किस चीज के लिए समय देना चाह रहा है। आप सहमत है जो मौलाना साहब ने अभी कहा? क्योंकि बहुत से स्टेट्स में हमने देखी है सिचुएशन भी। जहां तक गवर्नर का रोल है, मैं बात कहना चाहूंगा कि गवर्नर तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होता है जी, और इसलिए गवर्नर कई केसेस में ऐसा देखा जाएगा, जैसे मौलाना साहब ने कहा, ठीक कहा है कि गवर्नर का रोल बहुत निष्पक्ष नहीं रहता। लेकिन इस केस में हम ये नहीं मानते कि इसमें कोई जल्दबाजी हुई। गवर्नर का अगर इन्वॉल्वमेंट रहा भी हो, उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि 2 महीने का टाइम कांग्रेस के लिए बहुत टाइम है और आपको अपनी जनता को पहले कन्विंस करना चाहिए, अपने MLAs को कन्विंस करना चाहिए। सिर्फ गवर्नर के सर पर टीका फोड़ने से कोई फायदा आपको नहीं है। और वैसे भी ये परिस्थिति केवल 2 महीने की तो नहीं है ना कहीं असंतोष अगर हुआ है तो पूरे 2 साल के कार्यकाल के बाद ही आया है ना। अगर विधायकों ने, और वो भी इतने बड़े तौर पे विधायकों ने इतना बड़ा डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म अनसेटिस्फेक्शन रहा इनका। नहीं, गवर्नर भी अब बेईमान हो चुके हैं संवैधानिक पद पर होते हुए। वो जिस पार्टी के मौलाना साहब गवर्नर का रोल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, कैन नॉट बी सेड बेईमान। उन्होंने अपने संविधान के प्रदत्त अधिकारों का उपयोग किया, उनको विवेकाधिकार प्राप्त है, वो अपने विवेक के आधार पर फैसला ले सकते हैं। आधार पर तुकी साहब की सरकार को 2 महीने का अवसर नहीं दिया। जी जी जी, 1.5 महीने में आप अपने विधायकों को समझा नहीं पाए, फ्लोर ऑफ द हाउस आप बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। जी जी, अब आप क्या चाहते हैं? गवर्नर साहब आपके अनुसार चलते या संवैधानिक अधिकारों के अनुसार चलते? वंदना जी, जो गवर्नर है एक पढ़े लिखे मौलाना साहब, क्या सवाल है जिसका आप जवाब चाह रहे हैं? आप बहुत स्पष्ट कहें। मैंने जो सवाल किया कि गवर्नर साहब हमारे जो संवैधानिक पद पर हैं, जिनकी गरिमा हम उसको बहुत मानते हैं, उनकी गरिमा का वो ख्याल करना चाहिए उस पद का। जब सरकारें चलानी होती है तो महीनों का टाइम दिया, तो इसमें संविधान का उल्लंघन कहाँ हुआ? नहीं दिया तो उन्होंने। किसी भी स्टेट में अगर सत्ता है तो संविधान में 356 को उपयोग किया जा सकता है। फिर गवर्नर को बदनाम करने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस पार्टी खुद अपनी फ्लैग्स को संभाल नहीं सकती। आचार्य संतोष पांडे जी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, एक बात ही कहूंगा जी जी, मौलाना साहब सुन लेते हैं। संतोष जी कुछ कह रहे हैं जी। मौलाना साहब के लिए उनके बार बार ऐसे विचार आ रहे हैं जो नकारात्मक है, और नकारात्मक विचारों से देश नहीं चलता है। गवर्नर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए, कोई और संवैधानिक पोस्ट को न माने, इससे देश नहीं चलता।
कम से कम इस विचार को शुद्ध कर लेना चाहिए उनको। नहीं, लेकिन अगर उनका ये मानना है कि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है, तो बीजेपी ने 7 या 8 साल या 10 साल चला लिया, तो क्या पिछले 50 साल से कांग्रेस गवर्नर को अपने सारों पे चला रही थी? तो इस तरह के आरोप मुझे नहीं लगता कि जायज हैं। गवर्नर टोटली, गवर्नर अगर मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भी ऐसा करती रही है। गवर्नर के बाद फिर राष्ट्रपति भी तो है। अब प्रेसिडेंट साहब को देखिए, अब्दुल कलाम जी हुए हैं, मौलाना साहब हम ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस इसे लेकर आपत्ति जाहिर कर रही है तो फिर क्वेश्चन मार्क तो महामहिम की पोस्ट पे भी लग जाएगा। उन्होंने बहुत सोच विचार कर अप्रूवल दिया होगा ना। फाइनल डिसीजन तो महामहिम का ही होता है जी। गवर्नर साहब की तो एक रिपोर्ट आई थी भाई साहब, he was not a final authority to impose the 356 in the states। बिल्कुल। एक और इसमें सुधार करने वाली बातें हैं कि पिछले 60 सालों से इस देश को कांग्रेस लीड कर रही है, और उसमें ये बातें कहना कि ये दोनों पार्टियों ने सही दिशा में नहीं चलाया, ये अपने आप में नकारात्मक। लेकिन मौलाना साहब की चीजें कभी कभी जस्टिफाइड भी लगती है, क्योंकि पिछले हमने देखा कि 100 बार से ज्यादा स्टेट्स में ऐसे हालात हुए जब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कांग्रेस अगर केंद्र में थी तो उसने भी वहां इंप्लीमेंट करवाया, सिफारिश की। बीजेपी केंद्र में थी तो उसने भी ऐसा किया। तो ऐसा लगता है कई बार पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसा किया है। इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता, और मुझे लगता है आप लोग भी इससे सहमत होंगे। संदीप जी, आपको नहीं लगता कि ऐसा करती है पॉलिटिकल पार्टी? नहीं, मैं आपकी इस बात से टोटली डिसएग्री करूंगा। मुझे नहीं लगता कि जब भी राष्ट्रपति शासन जिस भी स्टेट में लगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस रहा। हो सकता है कुछ केसों में रहा हो सकता है कुछ केसों में रहा हो, लेकिन राष्ट्रपति की अपनी फ्रीडम होती है, राज्यपाल की अपनी फ्रीडम होती है, और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी फ्रीडम होती है। तो आपको लगता है कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगा तो कोई वैलिड रीजन ही रहा उसके पीछे, तभी लगा? कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को या राज्यपाल को लगा, इस तरह से लगा कि इसमें विधायकों का। संदीप जी, लेकिन इस मसले को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था का रुख कर रही है, तो उसके पास भी तो कोई आधार? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले अगर एक बार राष्ट्रपति जी से मिल लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। और यहाँ पे भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे एक विवाद जो है, 14 जो विधायकों का सस्पेंशन है उसी को लेकर विवाद है। वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि वो आप उनको सस्पेंड नहीं कर सकते, तो कांग्रेस बैकफुट पे चली जाएगी टोटली। प्रोफेसर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता था कि राष्ट्रपति शासन 356 के अंदर ही लग सकता है। इसके बियॉन्ड कोई पावर किसी गवर्नर को या राष्ट्रपति को या कैबिनेट को नहीं है। तो इसलिए जो भी आज तक राष्ट्रपति शासन लगे हैं उसके पीछे कोई न कोई कारण तो रहा है। अब कोई कारण राजनीतिक उद्देश्यों से उसको आगे बढ़ा दिया गया है, कोई कारण वहाँ वास्तविक रूप से उपस्थित था, तो इसका निर्णय तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जहाँ तक ये केस जो हमारे सामने आ जाए, मैं समझता हूँ इसमें काफी समय कांग्रेस पार्टी को दिया गया। और आप सभी से अब मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है जिसमें मैं चाहती हूँ कि बहुत संक्षेप में आप अपना जवाब मुझे दें, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट निष्कर्ष की तरफ हैं। संदीप जी, आपसे पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में 356 जो अनुच्छेद है उसका मिसयूज हुआ है, या आपको लगता है नहीं उसका सही यूज हुआ है? और आपको क्या लगता है, बीजेपी यानी केंद्र सरकार या कांग्रेस, किसकी ज्यादा बड़ी गलती आपको नजर आ रही है, या आपको लगता है कि बेतुकी लड़ाई है? देखिए, इसमें धारा 356 का कहीं भी मिसयूज नहीं हुआ है, और जो विवाद है वो 14 विधायकों को लेकर है, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सिर्फ उन्हीं विधायकों के ऊपर आएगा, ना कि धारा 356 के लगाने के ऊपर आएगा। ठीक है। और इसमें अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो पॉलिटिशियंस में, एमएलएस में असंतोष है, उसका ही एक ये आप नजारा देखने को मिल रहा है, और उसी वजह से इस तरह की। तो आपको लग रहा है कि इस अनुच्छेद का मिसयूज वाली कोई बात ही नहीं? मिसयूज कहीं नहीं हुआ है। आचार्य संतोष पांडे, आपके हिसाब से आपका क्या रुख इस पर? जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार, उसने अपनी ड्यूटी पालन किया है। जी, तो आपको लगता है वहां भी कोई गलती नहीं? जायसवाल साहब, आप? मैं बहुत संक्षेप में कहिए। बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं, केंद्र की सरकार बहुत ही सुलझी हुई नियत और नीति के साथ स्पष्ट रूप की सरकार है, और सरकार ने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया है। और राष्ट्रपति महोदय की मोहर लगने के बाद इस पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक अनर्गल अनाप करना मैं समझता हूं न्यायोचित नहीं है। न्यायालय कई बार ऐसे कई मुद्दे आए हैं, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही अदब के साथ, इज्जत के साथ एक निवेदन आपसे करना तो वंदना जी, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई संवैधानिक पीठों पर ऐसे कई मामले लंबित हैं जिनके निर्णय बहुत ही लेट आते हैं। यहाँ पर अरुणाचल के भविष्य को देख करके वहां बेरोजगारी, शिक्षा, रोजगार और नशाखोरी को मतलब आपको लगता है कि फास्ट ट्रायल को इस पूरे मामले में फटाफट उसके रिफॉर्मेशन के लिए केंद्र की नीतियों को वहां लागू करने के लिए मोदी जी का आपका क्या पक्ष सही था? देखिए, हमारा पक्ष यही है, ये बहुत ही जल्दी में लिया गया एक बहुत निर्णय है। 1.5-2 महीने भी जल्दबाजी है। हाँ जी, देखिए अभी आप समय दे सकते थे, और ऐसा नहीं है।
तो हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अब ये सब सुप्रीम कोर्ट में है। जो संजय जी एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आपको भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है कि आपने इतनी जल्दबाजी में केस फाइल किया है कि उसकी फीस भी डिपॉजिट नहीं ये सरकार को भी एक नोटिस गया है कि आप इसका पूरा जवाब दीजिए, ऐसा नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इतनी जल्दी में क्यों कर दिया आपने इस पर फटकार? हाँ जी, इतनी जल्दी क्यों किया? कांग्रेस को भी, उनको भी कहा गया पूरे मसले में कहीं ऐसा उन्हें नजर नहीं आता। प्रोफेसर साहब बहुत संक्षेप में आप बताइएगा, आपका रुख इस पर। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस केस में कांग्रेस को जनता के पास सीधे जाना चाहिए था जी, क्योंकि काफी दिनों से उनकी सरकार रही है नॉर्थ ईस्ट के बहुत से उसमें स्टेट्स में जी जी जी, और सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं था। फिर भी ये पार्टी का अपना फैसला, उन्होंने जो भी किया हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस केस में सरकार ने कोई जल्दबाजी की ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं लगती। 1.5-2 महीने से बात चल रही थी और एक स्ट्रेटेजिक स्टेट है, उसको हम अनस्टेबल नहीं कर सकते। जी जी, इरफान शेख, आपका इस मसले पर क्या कहना? नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड रहा है और उस पर और ज्यादा नेग्लेक्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं था जी। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी जी ने जो डिसीजन लिया है कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल करेक्ट है और वहां के लोगों को देखते हुए आई थिंक दिस इज जस्ट द राइट डिसीजन। जी मौलाना साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी 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 मौलाना साहब, बहुत संक्षेप में आप कहें इस मसले पर जो रुख आपका है। मैं इसके पीछे नैतिकता का अभाव देख रहा हूँ जी। जो सरकार मौजूद रहती है केंद्र में, वो दूसरी सरकारों को इज्जत नहीं देती है। मैं नैतिकता का अभाव देख रहा हूँ और नियत और नीति में मैं कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है, ये आपको लगता है? तो हमारे पैनल में जो चर्चा हुई उसमें दो बातें निकल कर आई है। एक पक्ष ऐसा है जिसे लगता है कि इसमें कहीं कुछ गलत नहीं किया, जो हुआ वो संविधान के दायरे में रहकर हुआ और ये होना चाहिए था, ये शायद प्रदेश की भलाई में हुआ। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जिसे लगता है कि अनुच्छेद 356 जो कि उसका सही इस्तेमाल नहीं होता, सरकारें अपने हित के लिए, अपने मतलब के लिए और दूसरी सरकारों को बर्दाश्त ना कर पाने की स्थिति में ही ऐसा करती है। खैर, अब मामला कोर्ट में है, देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है और कांग्रेस इसे लेकर क्या रुख आगे अख्तियार करती है, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप आए, बड़ी शिद्दत से आपने चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ लाइन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1।